हेलो मेरे प्यारे सीएमए स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आरंभ सीरीज। तो देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस लॉ किया था, जिसमें हम लोगों ने सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट और कॉमर्शियल एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस को भी समझा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आगे के एलिमेंट से। चलिए लेट्स बिगिन। तो देखिए, नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल एलिमेंट्स में लॉफुल कंसीडरेशन। सबसे पहले तो कंसीडरेशन का मतलब समझते हैं। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन को लैटिन टर्म में बोलते हैं बेटा क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो। देखिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू के लिए आपको लैटिन टर्म्स याद करने पड़ेंगे। जैसे कंसेंसस एट आइटम है, क्विड प्रो क्यो है, तो ये सारे लैटिन टर्म्स होते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंसीडरेशन इंपॉर्टेंट है। तो कंसीडरेशन का मतलब हुआ क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का इंग्लिश में मतलब क्या हुआ? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब बदले में हमको क्या मिल रहा है। देखो, हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में हर एक चीज प्रॉफिट के लिए होती है। प्रॉफिट का मतलब अगर हम कोई भी चीज बेच रहे हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, और जो कुछ भी हमको बदले में मिल रहा है, जो हमको उसका प्रॉफिट हो रहा है, वही हमारे लिए क्या होगा? कंसीडरेशन होगी। तो कंसीडरेशन को इसी वजह से बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। यानी अगर हमारे पास से कोई भी चीज जा रही है तो उसके बदले में हमको जो मिल रहा है उसी को ही बोला जाता है कंसीडरेशन। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसीडरेशन का मतलब केवल पैसे से नहीं है। कंसीडरेशन का मतलब केवल पैसे से नहीं है। पैसा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे के इक्विवेलेंट कुछ भी, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप किसी से कोई सर्विस ले रहे हो, तो जो आपको सर्विस मिल रही है वही आपके लिए कंसीडरेशन है। आपका सेटिस्फैक्शन ही आपके लिए कंसीडरेशन होगा। तो एक बार देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ लॉफुल कंसीडरेशन दैट इज समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। X agrees to sell his house for rupees 50 lakh to Y. Here Y's promise to pay rupees 50 lakh is the consideration for X promise. देखिए, लास्ट टू लास्ट टर्न में आई थिंक मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। तब हम लोगों ने एग्रीमेंट की डेफिनेशन करी थी, प्रॉमिस की डेफिनेशन करी थी। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि कंसीडरेशन दोनों पार्टीज के लिए होती है। दोनों पार्टीज का मतलब दोनों पार्टीज को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि एक्स के पास में एक घर है, मान लीजिए 50 लाख रुपए का है। एक्स वाई को अपना घर 50 लाख रुपए में सेल कर रहा है। ठीक, तो एक्स के पास से क्या जा रहा है बेटा? हाउस जा रहा है। वाई के पास से क्या जा रहा है? 50 लाख रुपए जा रहे हैं। अब एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, यानी दोनों के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है। अब देखो, देखते हैं दोनों के पास में है कि नहीं है। एक्स के पास से क्या जा रहा है? हाउस जा रहा है, तो उसको बदले में क्या मिल रहा है? 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। यानी एक्स के लिए कंसीडरेशन क्या हुई? समथिंग इन रिटर्न। तो रिटर्न में क्या मिल रहा है? 50 लाख रुपए। तो एक्स के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई? 50 लाख रुपए। वाई के पास से क्या जा रहा है? 50 लाख रुपए जा रहे हैं, लेकिन वाई को बदले में क्या मिल रहा है? घर मिल रहा है। तो वाई के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई? हाउस। जो घर है वो वाई के लिए कंसीडरेशन हो गया। तो कंसीडरेशन बेटा किसी एक को नहीं मिलती है, कंसीडरेशन दोनों पार्टीज के लिए होना जरूरी है। तो ऐसी ही होती है कंसीडरेशन, जो कुछ भी हमको बदले में मिल रहा है उसी को ही बोला जाता है कंसीडरेशन। देखते हैं एक बार, देखिए, to sell his house and X promise to sell his house is the consideration for Y's promise to pay rupees 50 lakh. ठीक, तो बिल्कुल सेम वैसे ही है। एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। A agrees to sell his book to B for rupees 100. B's promise to pay rupees 100 is the consideration for A's promise to sell his book, and A's promise to sell the book is the consideration for B's promise to pay rupees 100. तो A B को बुक बेच रहा है, तो A के पास से क्या जा रही है? बुक जा रही है। बदले में क्या मिल रहा है? उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, तो 100 रुपए A के लिए कंसिडरेशन हो गई। B के पास से क्या जा रहा है? 100 रुपए जा रहे हैं। B को बदले में क्या मिल रहा है? B को बदले में बुक मिल रही है, तो उसके लिए कंसिडरेशन बुक हो गई। डन है सबको? आगे देखते हैं।
अब देखो नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी टू पार्टीज। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कैपेसिटी टू पार्टीज, कैपेसिटी टू पार्टीज का मतलब कौन कौन से लोग ऐसे होते हैं जो कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कैपेबल होते हैं। सबसे पहले मेजर होना चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए। मेजर का मतलब 18 ईयर और बिलो 18 ईयर माइनर। साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। और तीसरा, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाइड किया है तो वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कैपेसिटी, लीगल एबिलिटी टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11। तो बेटा जो सेक्शन 11 है वो कैपेसिटी की बात करता है, वो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की बात करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड शुड बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो सबसे पहले तो मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए, तीसरा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी कि वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग हिज ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल का मतलब क्या हुआ? ल्यूसिड इंटरवल का मतलब समझो, जैसे मेंटल प्रॉब्लम होती है ना, तो मेंटल प्रॉब्लम कई तरीके की होती है। जो दिमागी बीमारी होती है वो टाइप ऑफ वेराइटीज़ होती हैं उसमें, और हम लोग उस चीज़ को जनरली समझते भी नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ही मेंटल डिसऑर्डर, एक बहुत ही डेप्थ मैटर है, ठीक है। अब मान यहाँ पर बोला गया है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि जब आदमी कुछ समय तक तो सही रहता है और कुछ समय बाद वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। जैसे कोई आदमी है, वो दिन में 6 घंटे परफेक्ट रहता है, 6 घंटे वो साउंड माइंड का होता है और 18 घंटे वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 6 घंटे वो साउंड माइंड का होता है, उस 6 घंटे के दौरान अगर उसने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। यानी जब वो पीरियड, जिस पीरियड में वो साउंड माइंड का है, दिस इज कॉल्ड ल्यूसिड इंटरवल्स। तो ल्यूसिड इंटरवल्स के दौरान अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो वो बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जितनी देर वो अनसाउंड माइंड का होता है, उस दौरान अगर उसने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। देखिए, a person of unsound mind can enter into a contract during his lucid intervals, and a person disqualified from contracting by any law to which he or she is subject। एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, एलियन एनिमी, ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एलियन एनिमी का मतलब क्या हुआ? दुश्मन देश का नागरिक। जिस देश के साथ में हमारी वॉर चल रही है, उस देश के जितने भी नागरिक हैं, उस देश के जितने भी सिटीजन हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए क्या होंगे? एनिमी, दुश्मन। एलियन का मतलब होता है नॉट इन योर होम कंट्री, आपकी कंट्री का नहीं है, यानी कि फॉरेन कंट्री का है। तो फॉरेन कंट्री का दुश्मन, ठीक। फॉरेन सोवरेन्स एंड अक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन स्टेट, जो राजदूत होते हैं, जो बाहर फॉरेन कंट्री से आकर के हमारे देश में अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है फॉरेन सोवरेन। और अगर उनके कोई रिकॉग्नाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो उनको भी यहाँ पर कंसीडर किया गया। लेकिन बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो फॉरेन सोवरेन्स और ये जो इनके अक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके साथ में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे ना तो वो वॉइड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो उनका नाम दिया हुआ है ना, वो एक प्रिकॉशनरी बेसिस पे दिया हुआ है। यानी कि अगर आप इन लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो बहुत सोच समझ करके करो। क्यों? क्योंकि अगर इनके साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो आप इनके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो, लेकिन ये अगर चाहें तो आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। क्योंकि ये संविधान में भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि जो दूसरे देश का बंदा हमारे देश में आकर के अगर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ के लोग उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। ना ही उसके ऊपर सिविल केस हो सकता है, ना ही उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है। और अगर उसके ऊपर केस करना है तो दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। पहला, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई हो। दूसरा, वो खुद तैयार हो अपने ऊपर सूट फाइल करवाने के लिए। अब आप सोचो, कोई बंदा खुद तैयार होगा क्या कि आओ मेरे ऊपर सूट फाइल कर लो? नहीं होगा ना। लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ करी, आपने इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और आपने कुछ गड़बड़ करी, तो ये तुरंत आपके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। इनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर इनको एक प्रिकॉशनरी बेसिस पे डाला गया है कि भैया अगर इनके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए।
इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हो। एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट यानी ऐसा बंदा जिसकी लायबिलिटीज़ उसकी एसेट से ज़्यादा है और अब वो अपनी लायबिलिटीज़ को मीट आउट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। इंसॉल्वेंट शब्द तभी यूज़ किया जाएगा जब उसको कोर्ट डिक्लेयर करे। इसी वजह से इंसॉल्वेंट के साथ में हमेशा एक वर्ड लिखा रहता है एडजज्ड, एडजज्ड लिखा होगा या एडजुडिकेटेड लिखा होगा, यानी कि डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब दोषी, जिसको कोर्ट ने जेल की सज़ा दे दी है। तो अगर कोई भी बंदा जेल में है तो जेल में रहने के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। ठीक है, देख एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ माइनर बोरोड ₹10,000 फ्रॉम बी एंड एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ लेंडर। देखो ये केस है बेसिकली मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का एक केस हुआ था। देखिए मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाले केस में क्या बताया गया था। वैसे ये केस जो है वो मोहरी बीबी के हस्बैंड का था, ठीक है, लेकिन जब केस चल रहा था तो उस दौरान मोहरी बीबी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो ये केस आखिरी में उनकी वाइफ यानी कि मोहरी बीबी ने लड़ा था, इस वजह से इसका नाम मोहरी बीबी रख दिया गया। ठीक है, तो हम लोग इनके हस्बैंड की बात नहीं करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग मोहरी बीबी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखो मोहरी बीबी ने क्या किया, धर्मोदास घोष को जो कि एक माइनर था, इनको 10,000 रुपए का लोन दिया। और एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, धर्मोदास घोष ने झूठ बोला था इनको कि वो मेजर है। धर्मोदास घोष से पूछा गया जिस समय लोन दिया जा रहा था कि भाई तुम्हारी एज क्या है, तो उसने बताया था कि मेरी एज है 19 साल, जबकि रियलिटी क्या थी कि उसकी एज थी 16 या 17 साल की। तो उसने झूठ बोला था। ठीक है तो मोहरी बीबी ने धर्मोदास घोष को 10,000 रुपए का लोन दिया, जिसके बदले में धर्मोदास घोष के पास में एक प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को धर्मोदास घोष ने मोहरी बीबी के पास में मॉर्गेज किया था। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। ठीक है, तो धर्मोदास घोष ने इस प्रॉपर्टी को मोहरी बीबी के पास में गिरवी रखा और गिरवी रख करके 10,000 रुपए का लोन ले लिया। ठीक हो गया पूरा ट्रांजैक्शन। उसके बाद धर्मोदास घोष चले गए कोर्ट और कोर्ट में जाकर के बोला कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ साफ ये बात बोलता है कि अगर माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। वो पूरी तरीके से वॉइड होगा यानी वो कभी भी अनइन्फोर्सेबल होगा, वो कभी भी इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो जब माइनर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट कर नहीं सकते तो ये जो मॉर्गेज वाला एग्रीमेंट हो रहा है ये भी वॉइड होगा, यानी इसकी वैल्यू भी ज़ीरो होगी। और जब इसकी वैल्यू ही ज़ीरो है तो फिर मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस कराई जाए। मोहरी बीबी के पास में गिरवी पड़ी हुई है तो वो प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलाई जाए। अब कोर्ट ने मोहरी बीबी को बोला, बात तो खैर सही है। अब मोहरी बीबी ने कहा कि देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी धर्मोदास घोष को वापस कर दूं, लेकिन इन्होंने जो 10,000 रुपए का लोन लिया हुआ है वो लोन का पैसा तो ये वापस करें, लोन का पैसा वापस कर दें, मैं इनकी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगी। अब यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट समझना, कोर्ट ने बोला कि भाई माइनर के साथ में किया गया हर एग्रीमेंट वॉइड होगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर कैन नेवर बिकम लायबल फॉर एनी पार्टी। माइनर किसी भी पार्टी के लिए कभी भी लायबल नहीं हो सकता। माइनर की कभी भी पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं हो सकती। माइनर अपने अधिकारों को आपके अगेंस्ट में इन्फोर्स करा सकता है, लेकिन आप अपने अधिकारों को माइनर के अगेंस्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। माइनर कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट तो ले लेगा लेकिन माइनर के ऊपर कभी भी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो यहां पर ये बोला गया कि भाई ये मॉर्गेज वाला जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है, तुरंत के तुरंत प्रॉपर्टी वापस करी जाए धर्मोदास घोष को। और चूंकि माइनर लायबल नहीं हो सकता इस वजह से धर्मोदास घोष 10,000 रुपए के लोन के लिए लायबल नहीं होंगे। यानी कि धर्मोदास घोष को 10,000 रुपए भी वापस नहीं करने पड़े, प्रॉपर्टी भी इनको वापस मिल गई और मोहरी बीबी का 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये कोर्ट का जजमेंट आया था। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से वॉइड है और वॉइड एग्रीमेंट में कोई भी अगर आपने कुछ भी एडवांस पैसा दिया है, एडवांस प्रॉपर्टी दी है तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। माइनर को मिल जाएगी क्योंकि माइनर बेनिफिट ले सकता है लेकिन अदर पार्टी को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखो देखिए अब शुरुआत से एक बार पढ़िएगा इसको। A minor borrowed ₹10,000 from B and executed mortgage of his property in favor of the lender.
दिस वॉज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ए इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ए का मतलब माइनर। Therefore, the mortgage was not valid and the money advanced to A could not be recovered। तो जो पैसा A को दिया गया है उसको रिकवर भी नहीं किया जा सकता। मेरी बात सबको समझ में आई? तो ये चीज़ होती है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कैपेबल हैं वही लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और तभी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। आगे देखते हैं। अब देखो अगली एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? अगला एसेंशियल एलिमेंट है सेक्शन 14 फ्री कंसेंट। लेकिन इसके पहले सेक्शन 13 देख लो। सेक्शन 13 है बेटा कंसेंट का। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट का होना जरूरी है। भाई सामने वाला हाँ बोलेगा तभी तो आपको ऑफर एक्सेप्ट होगा, और जब ऑफर एक्सेप्ट होगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि भाई केवल कंसेंट से काम नहीं चलेगा, वो कंसेंट फ्री भी होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट क्या होती है? तो फ्री कंसेंट को समझो। फ्री कंसेंट का मतलब 5 एलिमेंट बताए गए हैं। अगर इन 5 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट आपकी कंसेंट में है तो फिर आपकी कंसेंट को फ्री नहीं माना जाएगा। जैसे कोअर्जन, कोअर्जन का मतलब जोर ज़बरदस्ती करना, किसी को डराना धमकाना। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाना। फ्रॉड, सबको पता है, झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन भी फ्रॉड की तरह से होता है। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ इज मिस्टेक। ठीक है, तो इन टॉपिक को अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इन 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ आपकी कंसेंट में है तो फिर आपकी कंसेंट को बोला जाएगा नो फ्री कंसेंट। डन है? तो अब पहले सेक्शन 13 को देखते हैं। सेक्शन 13 क्या है? देखो सेक्शन 13 का मतलब है 2 or more people are said to have consented when they agree upon the same thing in the same sense। इसको याद रखना, सेम थिंग इन द सेम सेंस। और देखो लैटिन टर्म में इसको बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम का मतलब क्या हो गया? कंसेंट। सेक्शन 13 जो मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है? सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब इसको समझो। जब दो लोग किसी एक ही चीज पर एक ही तरीके से एक ही समय पर अग्री करते हैं तो उसको बोला जाता है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंसस एट आइडम है। जब दो लोग एक ही चीज पर एक ही समय पर एक ही तरीके से अग्री कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है कि इस कंसेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट है, कंसेंसस एट आइडम है ना। अब कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। जैसे कि मैंने बताया, तो किसी भी कंसेंट को फ्री माना जाएगा अगर उस कंसेंट में ये 5 में से अगर कोई भी एक चीज़ है तो फिर उसको फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल देखो, ए थ्रेटन टू शूट बी। अब देखो ए बी को धमकी दे रहा है, डरा रहा है। तो डराना किस में आता है? कोअर्जन में। ठीक। इफ ही डज नॉट लेंड हिम ₹10,000 बी अग्री टू इट। अब देखो ए बी से कह रहा है कि अगर तुमने मेरे को 2,000 रुपये उधार नहीं दिए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब वो बेचारा 2,000 रुपये देगा या अपनी जान बचाएगा? ऑब्वियसली कि अपनी जान बचाएगा। और जब वो अपनी जान बचा रहा है तो भाई उसको देने पड़ेंगे 2,000, गोली मारने का खतरा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डज नॉट लेंड हिम ₹2,000 बी अग्री टू इट। उसके बाद में बी अग्री हो गया। अब बी अग्री तो हो रहा है, यानी कि बी अपनी कंसेंट तो दे ही रहा है, लेकिन क्या ये कंसेंट उसकी फ्री है? क्या वो अपनी मर्जी से दे रहा है? क्या उसकी कंसेंट को कंसेंसस एट आइडम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि दो लोग एक ही समय पर अग्री नहीं ना, उससे जबरदस्ती कंसेंट ली जा रही है। इसी वजह से बोला जाता है हियर द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू अंडर कोअर्जन एंड हेंस वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बी। वॉइडेबल का मतलब होता है बेटा कैंसिल कराना। वॉइडेबल का मतलब कैंसिल कराना। अब उस समय तो बी की मजबूरी है, उस समय तो बी की मजबूरी है कि भैया वो गोली खाएगा या 2,000 रुपये देखेगा। तो उस समय तो वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी कर देगा, 2,000 रुपये भी दे देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जब ए वहाँ से चला जाएगा तो उसके बाद में उसके पास में राइट है कि वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जा करके बोलेगा कि देखिए ए ने मेरे सर के ऊपर गन लगा दी थी और मेरे से ज़बरदस्ती इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा लिया या मेरे से उसने पैसे ले लिए। तो कोर्ट वहाँ पर क्या करेगी? कोर्ट वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगी। डन है? चलिए आगे देखते हैं।
अब देखो नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल एलिमेंट में लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो पर्पस जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, लेकिन केवल ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, उस ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना भी जरूरी है, कानूनी होना भी जरूरी है। देखो, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वॉइड। तो आप ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते जो कि कानून के अगेंस्ट में है, यानी कि इलीगल है या वॉइड है, दैट इज विच इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। इलीगल, दैट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो ऐसा कोई भी काम जिसको लॉ ने पूरी तरीके से मना किया हुआ है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो भी अगर आप वो काम करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? इलीगल, लॉ के अगेंस्ट में। एग्जांपल देख लेते हैं। तो कुछ कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर ये सारे एग्रीमेंट आप करते हो तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। जैसे अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, किसी ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को बिजनेस करने से रोकता है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को बिजनेस करने से रोकता है, वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को मैरिज करने से रोकता है, वो एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से वॉइड होगा। एंड रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को कोर्ट में एक सूट फाइल करने से रोकता है, तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होंगे। क्लियर? अब देखिए, दोज एग्रीमेंट्स प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन पीनल कोड। अब ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जिसको इंडियन पीनल कोड तो आपको पता ही है, पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉ है ना। देखिए एग्जांपल, थ्रेट टू कमिट मर्डर, अब किसी को जान से मार देने की धमकी देना। पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट, किसी को ब्लैकमेल करना, एग्जैक्टली ब्लैकमेल करना कि हम तुम्हारे अगेंस्ट में न्यूज़पेपर में कुछ छाप देंगे, मैगजीन में कुछ छाप देंगे। तो नहीं, इस तरीके की जो ब्लैकमेलिंग है वो भी इंडियन पीनल कोड में उसको क्राइम माना गया है। और ऐसे एग्रीमेंट जो पूरी तरीके से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया? जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, सोसाइटी के लिए खराब है, तो उसको इलीगल माना गया बेटा, उसको इलीगल नेचर का माना गया है। डन है सबको? अब देखिए नेक्स्ट आता है एसेंशियल एलिमेंट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेटा एग्रीमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया? जो हमने प्रॉमिस किया है, जब हम उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे तो हमको क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा हमने परफॉर्म कर दिया। तो जब कोई भी पर्सन अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर देता है तो उसको बोला जाता है उसने परफॉर्मेंस कर दिया। तो परफॉर्मेंस हमेशा पॉसिबल होनी चाहिए। मैंने आपसे बोला मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप आसमान से तारे तोड़ करके ले आओ, तो आसमान से तारे तोड़ करके लाना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे आप तोड़ करके लेकर के आओगे? तो एग्रीमेंट का नेचर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस हमेशा पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म वाले जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो हमेशा वॉइड होंगे। देखिए, The terms of the agreement should be capable of performance. An agreement to do act impossible in itself cannot be enforced. तो उसको enforce नहीं कराया जा सकता। एग्जाम्पल देखिए, ए अग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। आप जादू से खजाना ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते ना। तो द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द एक्ट इन इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो शुरुआत से ही इस एग्रीमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है, शुरुआत से ही ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। आगे देखिए, अब देखिए, द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट आर सर्टेन और आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। अब देखो, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में यूज करते हैं। देखो यही तो लॉ का खेल है। इन्हीं सारी चीज़ों से स्टूडेंट जो होता है ना वो मैच्योर होता है, समझदार होता है, उसकी लीगल लैंग्वेज इंप्रूव होती है। एक आम आदमी और एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के बीच में यही फ़र्क होता है। एक आम आदमी बहुत सारे शब्दों का गलत इस्तेमाल करता है और हम लोगों की सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन लीगल टर्म में बेटा वो टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, मेरी ज़मीन में एक खूबसूरत सा घर बना करके दे दो। अब आप सुनो मेरी पूरी बात, मैंने क्या बोला? मेरी ज़मीन पर एक खूबसूरत सा घर बना करके दे दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, या जितना पैसा लगेगा मैं उतना पैसा दूंगा। अब यहां पर आपको मेरी बातों में कहीं पर कोई कमी नजर आ रही है?
अपने आप में अगर देखो तो सेंटेंस बिल्कुल सही है कि भाई मेरी ज़मीन है, मैं आपसे कह रहा हूँ एक खूबसूरत सा घर बना दो, जो पैसे लगेंगे वो पैसे ले लेना। इसमें कहीं पर कोई गलती है? एक गलती है बेटा। क्या? खूबसूरत। ये जो खूबसूरत है ना, ये एक ऑर्डिनरी वर्ड है। कैसे ऑर्डिनरी वर्ड है? अब मैंने आपसे कहा कि भाई जितना पैसा कहोगे उतना पैसा मैं दूंगा, मेरी ज़मीन पर एक खूबसूरत सा घर बना के दे दो। आपने कहा ठीक है सर, बना देते हैं। अब आपने घर बनाया, घर बनाने के बाद में मैंने बोल दिया कि ये तो खूबसूरत है ही नहीं, मुझे तो नहीं पसंद आ रहा। आपने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, इतना शानदार घर है, इतना खूबसूरत घर है, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, सब कुछ तो मैंने बना करके दे दिया, पूरी कांच की दीवार है, सब कुछ है, क्या कमी है इसमें? अब ताजमहल थोड़ी ना बना करके दे देंगे हम आपको। मैंने कहा यार मुझे नहीं पसंद आ रहा, मेरे लिए तो ये बदसूरत है। आपको बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे वो बदसूरत लग रहा है। अब बताओ आप सही या मैं? दोनों गलत है और दोनों सही भी हैं। कैसे? भाई कोई भी चीज़ आपकी नज़र में हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, मेरी नज़र में ख़राब हो सकता है कोई चीज़ मेरी नज़र में बहुत अच्छी हो, आपकी नज़र में ख़राब हो। तो खूबसूरती की कहीं पर कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है ना बेटा। खूबसूरती की कहीं पर कोई डेफिनेशन है? नहीं है डेफिनेशन। तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स और कंडीशन होंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट की भाषा होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज होगी, वो हमेशा सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन होनी चाहिए, उसको पढ़ने के बाद में आदमी को समझ में आए कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। जैसे मिस्टर ए है, ये 5 तरह के ऑयल का बिजनेस करते हैं। अब एक बार बी ने इनको फोन किया कि भाई मेरे को 1000 लीटर ऑयल सप्लाई कर दो। बी ने इनको बोला कि मेरे को 1000 लीटर ऑयल भिजवा दो। अब इसमें कहीं पर कोई गलती नजर आ रही है? है गलती। क्या गलती है? ये 5 तरह के ऑयल का बिजनेस करते हैं। इन्होंने क्या बोला? 1000 लीटर ऑयल भिजवा दो। तो कौन सा ऑयल भिजवा दें आपको? कौन सा ऑयल भिजवा दें? स्पेसिफाइड नहीं है ना। तो बेटा इसीलिए बोला जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं वो हमेशा सर्टेन होने चाहिए और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन होने चाहिए। डन है सबको? आगे देखिए, एग्जांपल देख लीजिए। ए अग्री टू पे 25 लाख टू बी फॉर अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन। अब अल्ट्रा मॉडर्न क्या होता है? कुछ नहीं होता है, डेकोरेशन ऑफ हिज ड्राइंग रूम। अब भैया अल्ट्रा मॉडर्न, अब आपके हो सकता है आपके हिसाब से ये बहुत मॉडर्न है, मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार का है ना। तो इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो द अग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा मॉडर्न इज नॉट सर्टेन। तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी सबकी क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। तो देखो इसका आपके में पूरी की पूरी एक यूनिट है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पिछले वाले से मिलता जुलता है। कुछ कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो सारे एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। द अग्रीमेंट शुड बी सच दैट इट शुड बी कैपेबल और बीइंग इन्फोर्स्ड बाय द लॉ। सर्टेन एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड इलीगल और वॉइड बाय द लॉ। अब देखो नेक्स्ट आता है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी। देखो वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं दी गई है। यानी कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है, उसको भी सारी चीज़ें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कई सारे तरह से बन सकता है, तो इसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह पर ये स्पेसिफाइड किया गया है कि भाई अगर इस चीज़ को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर चीज़ें राइटिंग में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नहीं तमाम तरीके की लीगल फॉर्मेलिटी बताई है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड। अगर आप ज़मीन, बिल्डिंग, फ्लैट खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए, प्रॉपर विटनेस होने चाहिए, है ना, प्रॉपर विटनेस होने चाहिए। तो तमाम तरीके की लीगल फॉर्म, तो कुछ कुछ जगह पर ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसके साथ में लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वरना बाकी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं बताई गई है। तो देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और इन राइटिंग वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ
to be in writing and registered, it must comply with necessary formalities as to writing, registration and attestation. If legal formalities are not carried out, then the contract is not enforceable by law. तो अगर इनमें से बेटा कोई भी कमी है तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो वैसे तो कैसे भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी बताई गई है तो फिर वो लीगल फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों का सेक्शन 10 यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। ये जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ करके आए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इन सब का किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें से अगर कोई भी मिस है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।